या फिर सारे फॉल्स होंगे तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा, लेकिन अगर सारे कंडीशंस ट्रू हुए तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। लेकिन ये वाला जो ऑपरेटर है ये कहता है कि मुझे अगर सारे ऑपरेटर्स ट्रू मिले, ध्यान से सुने, ये वाला ऑपरेटर कहता है कि मुझे अगर सारे कंडीशंस ट्रू मिले तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे सब में से कोई एक कंडीशन फॉल्स भी मिला तो तब भी कोई बात नहीं, मैं फिर भी ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ये इतना तक लाइट है कि ये कहता है कि मुझे अगर सारे कंडीशंस में सिर्फ एक कंडीशन ही ट्रू मिला, इज लेस देन 10, ये कंडीशन भी फॉल्स है, सिर्फ ये कंडीशन ट्रू है कि 2 इज इक्वल टू 2। जब हम इसको चेक करेंगे तो ये हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। यहां तक समझ आ गई? अब अगर ऐसा करें कि ये सारे कंडीशंस फॉल्स दे दे इसको, ये वाले कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाले कंडीशन भी फॉल्स है, ये वाले कंडीशन भी फॉल्स है, सारे के सारे कंडीशंस जो हमने दिए वो सारे फॉल्स हैं। अब ये क्या रिटर्न करेगा? अब ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गई? होप दोबारा रिवाइज कर दूं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इससे पहले जितने भी हमने कंडीशंस कंपाइलर को दिए और उन कंडीशंस के बिना पर कंपाइलर ने हमें ट्रू दिया या फिर फॉल्स दिया, वो सारे कंडीशंस एक एक कंडीशन था। मतलब मैं कंपाइलर को एक कंडीशन दे रहा था कि तुम ये चेक करो, अगर ये ट्रू है, अगर ये बात सही है तो मुझे ट्रू दे दो, अगर ये बात गलत है तो मुझे फॉल्स दे दो। लेकिन ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं इनकी मदद से हम मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं कंपाइलर को, और डिफरेंट ऑपरेटर से हम डिफरेंट आंसर निकाल सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ये जो एंड वाला ऑपरेटर है ये काफी स्ट्रिक्ट है। ये कहता है कि मुझे जितने भी कंडीशंस मिलेंगे वो सारे ट्रू होने चाहिए, तभी मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर उनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा, अगर सारे फॉल्स हुए तो फिर तो ऑब्वियसली मैं फॉल्स ही रिटर्न करूंगा। लेकिन ये जो दूसरा ऑपरेटर है ये काफी लाइट है उसके मुकाबले में। ये कहता है कि मुझे अगर सारे कंडीशंस ट्रू मिले तो ठीक है, मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई एक कंडीशन फॉल्स भी मिला, ठीक है, मैं तब भी ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर आप लोग ऐसा भी करते हैं कि मुझे सारे कंडीशंस फॉल्स दे दे, सिर्फ एक कंडीशन मुझे ट्रू दे दे, तब भी मैं आपको ट्रू रिटर्न कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग मुझे सारे के सारे कंडीशंस फॉल्स देते हैं तो तब मैं आपको फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं अपने लास्ट ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर में अपने लास्ट जो ये नॉट ऑपरेटर है, इसको हम नॉट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो पहला वाला ऑपरेटर है इसको हम एंड ऑपरेटर कहते हैं, जो दूसरा है इसको हम और कहते हैं। ठीक है, ये जो नॉट ऑपरेटर है, देखें नाम से ही बिल्कुल जाहिर है कि ये जो एंड ऑपरेटर है ये कहता है कि मुझे जितने भी कंडीशंस मिलेंगे मैं वो सब चेक करूंगा। अगर ट्रू एंड ट्रू, अगर सब के बीच में एंड मतलब सारे ट्रू है तब ट्रू है, अगर ट्रू एंड फॉल्स हुआ तो फिर मैं फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर दूंगा। इस तरह ये और है, और मतलब अगर ये ट्रू है ठीक है, ये ट्रू नहीं है फॉल्स है, मैं दूसरी चेक करता हूँ। अगर दूसरी ट्रू है ठीक है, दूसरी भी फॉल्स है कोई बात नहीं, मैं तीसरी चेक करता हूँ। अगर तीसरी कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, मैं ट्रू रिटर्न कर देता हूँ। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो फिर मैं आपको फॉल्स ही रिटर्न करूंगा। अब ये जो लास्ट वाला ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर, ये काफी लॉजिकल है। ये अच्छा देखते हैं, मैंने वेरिएबल बनाया कंडीशन, ठीक है, उसमें मैंने बताया कि 2 इज इक्वल टू 2। इसको अगर सी आउट करूं कंडीशन को तो हम सबको पता है कि जो 2 इज इक्वल टू 2 है ये ट्रू होगा, हमें पहले से पता है, हमने पढ़ा इससे। जब मैं यहां पर इसको ब्रैकेट में लेकर जब मैं इसके स्टार्ट में नॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, क्या करूंगा, जब इसके स्टार्ट में मैं नॉट ऑपरेटर लगाऊंगा तो ये ट्रू वैल्यू को फॉल्स बना देगा। यानी जो मेरे पास ट्रू है अगर तो वो फॉल्स बना देगा, कंपाइलर को कहेगा कि तुम फॉल्स इसे शो कर दो। अगर कोई फॉल्स वैल्यू आनी है मेरे साथ और हम ये साइन लगाए तो ये कंपाइलर को बताएगा कि तुम इसे ट्रू दिखा दो। ये बिल्कुल काम उल्टा करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखें, मैंने इस तरह किया 2 इज इक्वल टू 2, ये ट्रू वैल्यू है।
मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया कि ट्रू अगर वैल्यू है तो उसको फॉल्स कर दे। अगर इसको हम अभी कंपाइल करें और रन करें तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ इस कंडीशन को, ब्रैकेट के अंदर के कंडीशन को हम फॉल्स बना दें कि मैं कहता हूँ कंपाइलर को कि 2 इज नॉट इक्वल टू 2 और 2 इक्वल नहीं है, तो ये तो हम सबको पता है कि फॉल्स बात है, नेगेटिव बात है, गलत है। 2 तो 2 के इक्वल होता है, लेकिन हम कंपाइलर से कहते हैं कि 2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो कंपाइलर यहाँ तक हमें फॉल्स ही रिटर्न करने वाला होता है। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट के बाहर वो इस सिंबल को देखता है, इस एक्सक्लेमेशन मार्क वाले इस नॉट ऑपरेटर को देखता है, तो वो हमें मतलब गलत आंसर बता देता है, अपना आंसर उलट बता देता है, अपना आंसर चेंज कर देता है। अगर ट्रू आना है तो हमें फॉल्स बता देता है, अगर फॉल्स आना था तो हमें ट्रू बता देता है। इसको अगर वेरीफाई करें तो ये हमें ट्रू देगा। देखिए ट्रू मिला। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब इन कंडीशंस, ये जो हमने जितने भी कंडीशंस पढ़े, अब ये वाले जो कंडीशंस हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसका तो हमें समझ आता है कि हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, वो भी किसी ना किसी काम आ जाएगा। लेकिन ये जो बाकी ऑपरेटर्स हमने पढ़े, जैसे ये रिलेशन शो करने वाले ऑपरेटर्स, इसके अलावा ये जो हमने पढ़े ये वाले लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये तो हमें सिर्फ ट्रू रिटर्न करते हैं या सिर्फ हमें फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो अब इसका यूज केस क्या है, इसको हम पढ़े ही क्यों, इसको हम सीखे ही क्यों जब कोई यूज केस नहीं है। तो यूज केस इसका है, बिल्कुल है। यूज केस हम इसका पढ़ेंगे जब हम कल के लेक्चर में इफ एल्स कंडीशंस पढ़ेंगे। वहां पर इस तरह होगा कि हम कंपाइलर को बताएंगे कि अगर कंडीशन इस तरह हो जाए, जैसे अगर 10 2 से ग्रेटर आ जाए हमारे पास, तो तब ये वाले कंडीशन, मतलब ये वाले एक्सप्रेशन को परफॉर्म कर देना, ये वाला आउटपुट परफॉर्म कर देना। अगर इस तरह ना हो तो फिर ये वाले आउटपुट परफॉर्म कर देना। तो इसके यूज केस को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कल के लेसन में। अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट ऑपरेटर पे, वो है यूनरी ऑपरेटर। अब ये वाला ऑपरेटर काफी लॉजिकल है और काफी यूजफुल भी है। ये काम आएगा लूप्स में, और हाँ ये बिल्कुल लूप्स में ही काम आएगा। जब हम वाइल लूप पढ़ेंगे, फोर लूप पढ़ेंगे, डू वाइल लूप पढ़ेंगे, वहां पे ये काम आएगा। लेकिन इसको सीखना यहाँ पर है, जरूरी है इसको सीखना। तो अब अगर इसके बारे में बात करें कि यूनरी ऑपरेटर क्या है, तो यूनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन अ सिंगल वेरिएबल। ये तो हमें बता रहा है कि यूनरी ऑपरेटर सिंगल वेरिएबल पे ही काम करता है। यानी कि यहाँ पर हमने जितने भी ये कंडीशंस चेक की, यहाँ पर दो हमारे पास थे, दो नंबर से 10 था या 2 था, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ज्यादा थे, लेकिन ये जो यूनरी ऑपरेटर है ये सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ काम कर सकता है। अब किस तरह सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ काम करते हैं, ये अब हम आगे देखते हैं। मैंने लिखा यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, या तो प्लस प्लस होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास माइनस माइनस होते हैं। अब ये प्लस प्लस क्या मतलब, माइनस माइनस क्या मतलब, ये कहाँ पे काम आते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेरिएबल है इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है। मेरे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम है a, उसका जो डेटा टाइप है वो इंट है। तो इससे ये जाहिर होता है कि इसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 5, मतलब ये इंटीजर वैल्यू है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा है, यहाँ तक तो समझ आती है। अब आगे जब हम इस तरह करते हैं, सी आउट करेंगे a को, तो नो डाउट हमें 5 ही देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो समझ आती है हमें। अच्छा एक मिनट, अच्छा अच्छा इसमें मसला ये आ रहा है कि मैंने जो प्लस प्लस लिखा है और या माइनस माइनस लिखा है,
तो इसको मैंने कमेंट आउट नहीं किया। अब कमेंट्स क्या होते हैं, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कमेंट्स वाला। अब यहाँ पे ये एरर ये आ रहा था कि मैंने प्लस प्लस लिखा है और ये कॉमा लिखा है, तो इसका कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है, तो मैंने कमेंट आउट कर दिया है। अभी अगर इसको रन करेंगे तो सक्सेसफुली रन हो जाएगा और हमें 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, हमें समझ आता है इसका। अब अगर इस ऑपरेटर को यूज करें तो ये किस काम का है, मैं कहता हूं कि प्लस प्लस कर दो ए। ठीक है, यानी ए की जो वैल्यू है उसे एक दफा बढ़ा दो। अब 5 है तो इसको बढ़ा देगा, 6 कर देगा। ठीक है, इसको बढ़ा के 6 कर देगा और जब हम ए को सी आउट करेंगे तो हमारे पास 6 देखने को मिलेगा। देखिए हमें 6 देखने को मिला। ठीक है, अब इसका यूज केस क्या है, कैसे करता है, इसने इसको किस तरह बढ़ा दिया, इस 5 को किस तरह बढ़ा दिया। तो देखिए प्लस प्लस का मतलब होता है जो हमारे पास ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस इसका मतलब होता है कि तुम जिस वेरिएबल के साथ भी लगोगे उसे तुमने बढ़ा देना है एक स्टेप, यानी कि अगर उसकी वैल्यू 5 है तो उसे बना दो 6। ठीक है, अगर हम माइनस माइनस की बात करें तो ये कहता है, इसे हम यूज करते हैं इसलिए कि ये जिस वेरिएबल के साथ भी लगा है, जैसे ए के साथ लगा है, मैंने ए को मैं ए के सामने लिखा माइनस माइनस, तो ये ए की वैल्यू स्टार्ट में यहाँ पे थी 5, तो जब ये माइनस माइनस मैंने लगाया तो इससे 5 की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, प्लस प्लस का मतलब होता है कि तुम उस वैल्यू को बढ़ा दो 1, मतलब उसके साथ 1 प्लस कर दो। माइनस माइनस का मतलब होता है कि तुम उस वेरिएबल से 1 माइनस कर दो, यानी कि अगर उसकी वैल्यू 5 है तो उसे बना दो 4। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। अब ये क्या होते हैं, मैंने इस तरह किया ए प्लस प्लस, और अगर मैं इस तरह करूं प्लस प्लस ए। ठीक है, इस ए प्लस प्लस को हमने देखा कि इसने 5 को बना दिया 6। अब प्लस प्लस ए क्या करता है, ये 5 से क्या बनाता है, इसको जब हम वेरीफाई करेंगे तो इससे भी 6 आ गया हमारे पास। अब अगर इससे भी 6 आ गया है, इसने भी अगर 5 को 6 बना दिया है और इसने भी 5 को 6 बना दिया है, तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को अलग अलग यूज ही क्यों करें, एक ही को यूज कर सकते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों में। तो डिफरेंस हमें यहाँ पे समझ आएगा। देखिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखता हूँ कि एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर 5 है और मैं उस वेरिएबल को आउटपुट कराना चाहता हूँ, तो मुझे 5 देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो समझ आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस लगा दूँ प्लस प्लस ए, तब हमें पता है कि हमें 6 देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने देखा कि हमें 6 देखने को मिला और वही हुआ कि हमें 6 मिल गया। लेकिन अच्छा अगर ठीक है, हमें तो अभी ये जो मैंने प्लस प्लस ए लिखा था इस वजह से तो मुझे 6 देखने को मिला, लेकिन अगर मैं इस तरह करूं ए के बाद प्लस प्लस लगा दूं तो फिर क्या होगा, फिर अगर इसको कंपाइल करके रन करूं तो फिर मुझे 5 दिखाई दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, अभी तो हमने यहाँ पर देखा था यहाँ पर कि जब मैं ए को प्लस प्लस करता हूँ और ए को आउटपुट में ले जाता हूँ तो 5 के बजाय मुझे 6 देखने को मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया है कि ए को जब मैंने उसी तरह प्लस प्लस किया और सी आउट किया तो मुझे 5 देखने को मिला। तो असल में हम अगर इस कोड को, इस लाइन को स्टेप बाय स्टेप देंगे तो फिर हमें समझ में आएगा। मैंने ये जो लिखा है तो कंपाइलर इसको इस तरह लेता है। कंपाइलर को मैं कहता हूं कि पहले ये जो वेरिएबल है, ये ए नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर 5 है, तो ये वैल्यू जो है ये इस साइड पे ले जाओ सी आउट की तरफ और इसको आउट कर दो, मतलब इसको आउटपुट में दिखा दो। उसके बाद इस तरह करो कि जो ए की वैल्यू थी 5 उसको 6 बना दो। ध्यान से सुने, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं दोबारा बता रहा हूं।
हमने इस तरह किया कि वेरिएबल के अंदर 5 लिखा, ठीक है। कंपाइलर को मैं बता रहा हूं कि ये जो a की वैल्यू है 5, ये a की वैल्यू यहाँ पर ले जाए और इसको आउटपुट पे दिखा दें। उसके बाद a की वैल्यू को प्लस कर दें, यानी पहले हमें आउटपुट में दिखेगा, आउटपुट में हमें दिखेगा 5, फिर उसके बाद a की जो नई वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूं कि सी आउट करता हूं a को, तब देखते हैं क्या होता है। अब इसको अगर हम अपने प्रिडिक्शन से देखें तो जो जिस तरह मैंने समझाया कि पहले a की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी आउटपुट की तरफ, ये आउटपुट हो जाएगी, a की वैल्यू हमें 5 नजर आएगी। उसके बाद a की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, यानी कि a की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब a की जो नई वैल्यू है वो है 6। अब जब दोबारा मैं सी आउट करूंगा, कंपाइलर से कहूंगा कि नेक्स्ट लाइन में देखो a लिखा है, यानी a की वैल्यू को ले जाओ इस तरफ, आउटपुट कर दो। तो इस दफा जो आउटपुट होगा वो होगा 6। अब इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए मुझे पहले देखने को मिला 5, फिर देखने को मिला 6, ठीक है। अगर मैं इस तरह कहूं दोबारा कंपाइलर से, इसको देखें, मैं कंपाइलर से कहता हूं कि इनिशियली a की वैल्यू जो है वो तो हमें पता है कि 5 है, इनिशियली जो a की वैल्यू है उसको आउटपुट पे ले जाए, ठीक है। फिर उसके बाद a की वैल्यू को अपडेट कर दें, मतलब +1 कर दें। तो a की वैल्यू जब अपडेट होगी तो 5 से वो हो जाएगी 6, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में कंपाइलर देखेगा कि a की जो अपडेटेड, मतलब a की जो वैल्यू है, अब a की वैल्यू 6 है, वो 5 नहीं है, अपडेट हुई। a की वैल्यू को इस तरफ ले जाए आउटपुट की तरफ, उसे आउटपुट कर दे, तो हमें देखने को मिलेगा 6। फिर उसके बाद a की वैल्यू को दोबारा अपडेट कर दो, पहले भी हमने अपडेट किया, अब यहाँ पर दोबारा अपडेट कर दो। a की वैल्यू अब है हमारे पास 6, लेकिन जब ये दोबारा इसको अपडेट करेगा तो a की वैल्यू हमारे साथ नई वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 7। फिर हमने कंपाइलर से कहा कि फिर नेक्स्ट लाइन में चले जाओ और अब जो a की वैल्यू है हमारे पास नई अपडेटेड, उसे यहाँ पे ले आओ, आउटपुट कर दो, और वही वैल्यू हमें दिखाई जाएगी। अब इसको अगर वेरीफाई करें तो पहले आया 5, फिर आया 6, फिर आया 7, ठीक है। समझ आ गई यहां तक। अब इसमें इसी तरह माइनस के साथ भी होता है, जिस तरह मैंने प्लस प्लस का आपको बताया, माइनस माइनस का भी इसी तरह होता है। मैं जल्दी से बता देता हूं। अच्छा एक मिनट, माइनस माइनस का बताने से पहले मैं वो दूसरा वो प्री इंक्रीमेंट वाला बता देता हूं, वो रह गया मुझसे। हमारे पास इस तरह है, हमने इस तरह देखा कि पहले हमने a की वैल्यू आउटपुट की, उसके बाद हमने अपडेट की, तो हमें a की जो वैल्यू दिखी वो पुरानी वाली वैल्यू दिखी, उसके बाद जो अपडेट वैल्यू हुई वो हमें नहीं दिखी। लेकिन यहाँ पे मैं इस तरह कर रहा हूं कि पहले इंक्रीमेंट कर दो a की वैल्यू को, ठीक है। अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देता हूं कि पहले a की वैल्यू को बढ़ा दो, वो वैल्यू a में चली जाएगी, फिर a की उस वैल्यू को यहाँ पे आउटपुट कर दो, ठीक है। इसको अगर वेरीफाई करें, वही a की वैल्यू 5 है, तो हमें देखने को मिलेगा, हमें 6 देखने को मिला, ठीक है। समझ आ गई इसकी। देखिए मैं दोबारा समझा रहा हूं। हम कंपाइलर से कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले प्लस प्लस कर दो। जब क्या प्लस प्लस कर दो, a को, a की जो वैल्यू है 5, उसे प्लस प्लस कर दो, मतलब बढ़ा दो। जब कंपाइलर इसकी वैल्यू a की वैल्यू को बढ़ाएगा तो वो वैल्यू हो जाएगी 6, तो वो 6 यहाँ पे आ जाएगी आउटपुट में, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं दोबारा इस तरह करूंगा, कंपाइलर ने एक दफा a की वैल्यू को बढ़ा दिया, 6 कर दिया, फिर हमें 6 नजर आया, फिर दोबारा मैं कंपाइलर से कहता हूं कि इस दफा दोबारा जब मुझे a की वैल्यू दिखाओगे तो उससे पहले उसे बढ़ा देना, उसे प्लस प्लस कर देना, उसे +1 कर देना, फिर मुझे वो वैल्यू दिखाना। तो इस दफा मुझे 7 दिखेगा,
इसको अगर वेरीफाई करें तो पहले 6 दिखा मुझे, फिर 7 दिखा मुझे। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे कर दूं ए की वैल्यू में सबसे पहले प्रिंट करना चाहता हूँ, आउटपुट में ले जाना चाहता हूँ बिना इंक्रीमेंट किए, ठीक है। तो अब क्या दिखेगा मुझे, अब इसको देखें लाइन बाय लाइन। सबसे पहले जो ए की वैल्यू है वो है 5, तो ए की जो वैल्यू है वो आउटपुट हो जाएगी, मुझे दिखेगा 5। फिर क्या होगा, फिर जब फिर जब दूसरी लाइन में ये सी आउट होगा तो पहले ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, वो वैल्यू ए में चली जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। जब ए की वैल्यू हो जाएगी 6 तो वो हमें यहाँ पे आउटपुट में दिखाई दी जाएगी। फिर जब ये दूसरा सी आउट होगा, हमें ए की वैल्यू दिखाने से पहले उसे प्लस प्लस कर दिया जाएगा, उसे बढ़ा देगा कंपाइलर और हमें 7 दिखा दिया जाएगा। इसको अगर हम वेरीफाई करें तो पहले 5 फिर 6 फिर 7, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई सबको। अब जिस तरह ये प्लस प्लस है बिल्कुल उसी तरह माइनस माइनस भी काम करता है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक नया वेरिएबल लूँ मैं, इंट ए इज इक्वल टू 5, उसी तरह। अब यहाँ पर ये जो ऑपरेशंस मैंने अभी प्लस प्लस के साथ की वही मैं माइनस के साथ भी करूँगा अभी, लेकिन जल्दी जल्दी करके, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ ये चीज़ें। मैं सी आउट अगर करूँ, सी आउट ए माइनस माइनस एंड लाइन, तो आप सब गेस करें कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा 5। 5 क्यों देखने को मिलेगा, पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 5 देखने को मिला, ठीक है। अब ये 5 क्यों की वैल्यू जो है हमारे साथ ये 5, ए की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी आउटपुट की तरफ, ठीक है। जब ये आउटपुट होगी उसके बाद ए की वैल्यू माइनस माइनस हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 4। अब जब दोबारा मैं सी आउट करूंगा ए को, ठीक है, दोबारा मैं ए को सी आउट करूंगा तो इस दफा मुझे दिखना चाहिए 4, ठीक है। पहले 5 दिखा हमें, फिर 4 दिखा हमें, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, एक बार फिर से समझाता हूं, देखिए दोबारा। हम कंपाइलर से कहते हैं कि ए की वैल्यू है हमारे साथ 5, ठीक है। पहले हमें ये ए की वैल्यू दिखा दो यहाँ पर आउटपुट में, उसके बाद इसको माइनस माइनस कर दो, मतलब -1 कर दो, 5 - 1 कर दो तो वो 4 आ जाएगी, ठीक है। फिर हमें दोबारा मैंने सी आउट किया कि ए की वैल्यू, यानी अब जो ए की वैल्यू है, अब तो ए की वैल्यू 4 है, तो अब जो ए की वैल्यू है मुझे वो दिखा दो, ठीक है। तो इसने मुझे 4 दिखा दिया, इस तरह। अब अगर मैं वही काम करूं जिस तरह मैंने यहाँ पे किया माइनस माइनस के साथ, मैं कहता हूं कि पहले ए की वैल्यू को माइनस माइनस कर दो और फिर मुझे दिखा दो, ठीक है। पहले क्या करो, माइनस माइनस कर दो ए की वैल्यू को, जब ए की तो हमें 4 देखने को मिला, ठीक है। अब जब अच्छा, अब जब मैं इसको दोबारा यही कमांड देता हूं कि ए की वैल्यू को दोबारा माइनस कर दो और मुझे वो दिखा दो अपडेटेड वैल्यू, तो इस दफा मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर तो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा 4, क्योंकि ए की वैल्यू पहले 5 थी, अब वो 4 हो गई, ठीक है। पहले 4 हुई वो वैल्यू, फिर आउटपुट में मुझे दिखाई गई। अब जब दोबारा ये सी आउट करेगा तो अब ए की वैल्यू तो 4 है, तो पहले ये 4 को -1 करेगा, इसको 3 बना देगा, ठीक है। इसको जब 3 बनाया तो अब जब इसको आउटपुट में लेकर आएगा तो मुझे 3 देखने को मिलेगा, मुझे 4 और 3 देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए 4 और 3 मुझे देखने को मिले। तो बस यही तक था हमारा आज का ये लेसन, और आज हमने जो चीज़ें पढ़ी वो रिवाइज करा देता हूँ। पहले हमने पढ़ा सी इन के बारे में कि यूज़र से हम इनपुट किस तरह लेते हैं।
यूजर से इनपुट इस तरह लेते हैं कि पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, फिर उस वेरिएबल में फिर यूजर से हम सी आउट करते हैं, यूजर को आउटपुट में दिखाते हैं कि हमें एक नंबर चाहिए, एक नंबर पुट कर दो। फिर हमने लिखा सी इन, और उस मतलब जो यूजर जो वैल्यू डालेगा, हमें जो वैल्यू देगा यूजर, वही वैल्यू तुमने इस वेरिएबल में डाल देनी है। फिर हमने देखा यहाँ पर कि यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है उसे दिखा दो कि यू एंटर्ड दिस वैल्यू, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अगर मुझे सी इन करनी है मल्टीपल वैल्यूज तो वो किस तरह करेंगे, उसका तरीका भी हमने यहाँ पर देखा। फिर हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा जो कि काफ़ी सिंपल था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड था। ये हमने स्कूल कॉलेज से यही चीज़ें पढ़ी हमें, तो ये काफ़ी सिंपल था। फिर इसमें एक नई चीज़ थी मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, हमें रिमाइंडर फाइंड करने में हेल्प करता है। रिमाइंडर मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपको समझ नहीं आता तो इस इक्वेशन को देख ले, इस एक्सप्रेशन को देख ले। यहाँ पर 22 डिवाइड हो रहा है, 4 उसको डिवाइड कर रहा है, यानी 22 डिवाइड हो रहा है 4 पे। तो जो आंसर हमारे पास आया उसे हम क्वोशंट कहते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें यहाँ पर चाहिए वो है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, जैसे अगर आप 10 को डिवाइड करते हैं 5 पे तो 10 जो है वो 5 पे फुली डिवाइड हो जाता है, इस वजह से हमें रिमाइंडर 0 देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर 22 है और 22 4 पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। जब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो जब मैंने 4 5 यहाँ पे 20 लिया लेट सपोज, तो फिर 22 से जब 20 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब ये 2 हमारे पास रिमाइंडर है, तो मॉड्यूलो ऑपरेटर वही काम करता है। इसके जरिए हम कह सकते हैं इससे कि 22 को लेट सपोज तुम डिवाइड कर दो 4 पे, और जो रिमाइंडर आए हमें वो रिमाइंडर चाहिए, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स के जरिए हम दो नंबर्स या दो चीज़ों के दरमियान हम रिलेशन शो कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल टू। हम बता सकते हैं कंपाइलर को कि हमारे ख्याल में तो ये दो नंबर इक्वल हैं, तुम चेक करके बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। फिर हमने सीखा कि कैसे कंपाइलर को बताएंगे कि मेरे ख्याल में ये दो नंबर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। उसके लिए हमने इस स्पेस नहीं होगी। फिर हमने लेस देन पढ़ा, ग्रेटर देन पढ़ा, ये भी स्कूल में हमने सीखा था। फिर हमने पढ़ा लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें हमने इसमें हम दो कंडीशन देते हैं लेस देन और इक्वल टू में, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब ये है कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि ये दो नंबर्स, या तो मतलब ये पहला नंबर जो है ये वाला, या तो ये इस दूसरे नंबर से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। अगर ग्रेटर नहीं है तो फिर तुम चेक कर लेना ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। इस रिलेशनल ऑपरेटर के जरिए हम इस तरह रिलेशंस शो करवा सकते हैं। फिर हमने पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि इस रिलेशनल ऑपरेटर के जरिए हम सिर्फ एक ही कंडीशन बता सकते हैं कंपाइलर को कि ये नंबर्स है और ये कंडीशन है, इसके बेस पे मुझे बताओ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा कंडीशंस देने हैं कंपाइलर को और बताना है कि अब बताओ कि मेरी बात सही कि गलत है, तो उसके लिए हमने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज किया। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा कि ये जो एम्परसन है, मतलब ये एंड वाला, ये काफी स्ट्रिक्ट होता है। ये कहता है कि मुझे अगर सारे कंडीशंस मुझे ट्रू मिलेंगी तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, लेकिन अगर एक भी कंडीशन मुझे फॉल्स मिला तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। उसके बाद हमने देखा इसको हम पाइप कहते हैं। वैसे इस और वाले ऑपरेटर को जब कीबोर्ड में ये हमारे साथ सिंबल है तो इसको हम पाइप कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है तो ऑपरेटर का अपना नाम है नॉट और ऑपरेटर। और ऑपरेटर काफी लाइट होता है, ये कहता है कि मुझे तुम जितने भी कंडीशंस दोगे मैं उनमें से चेक करूंगा कि अगर मुझे एक भी कंडीशन ट्रू मिल गया तो मैं तुम्हें ट्रू रिटर्न कर दूंगा, लेकिन अगर सारे कंडीशंस मुझे फॉल्स मिले तो फिर तुम्हें मजबूरन तुम्हें फॉल्स ही रिटर्न करूंगा। लेकिन अगर सारी कंडीशंस मुझे ट्रू मिले
तो फिर तो मैं तुम्हें ट्रू ही रिटर्न करूंगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ये नॉट ऑपरेटर के बारे में। नॉट ऑपरेटर ट्रू वैल्यू को फॉल्स करता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू करता है, सिंपल अल्फाज में। फिर हमने पढ़ा यूनरी ऑपरेटर के बारे में कि यूनरी ऑपरेटर का रिलेशन सिर्फ एक ही नंबर के साथ होता है। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स थे, ये इनका रिलेशन मतलब ये हम दो नंबर्स के दरमियान ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। 10 और 2 के दरमियान मैंने इस सिंबल को यूज किया, ठीक है। इसके अलावा ये 4 और 2 के दरमियान मैंने इस वाले ऑपरेटर को यूज किया। लेकिन ये जो यूनरी ऑपरेटर है, ये वाले, ये हम सिर्फ एक ही नंबर के साथ यूज कर सकते हैं, इसी वजह से इसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। यूनी जब कहा कर भी आ जाए, यूनी का मतलब होता है सिंगल, बाई का मतलब होता है डबल, पोली का मतलब होता है मतलब दो से ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। तो जब इस तो इसका रिलेशन होगा कि वेरिएबल के साथ ये काम करेगा, ठीक है। फिर हमने इसको एक्सप्लोर किया कि किस तरह प्लस प्लस ऑपरेटर काम करता है, किस तरह माइनस माइनस काम करता है, किस तरह ये पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, कि किस तरह ये पोस्ट इंक्रीमेंट वाला ये जो यूनरी ऑपरेटर है ये काम करता है, किस तरह ये प्री इंक्रीमेंट वाला जो ऑपरेटर है ये काम करता है। इस तरह हमने डिक्रीमेंट का पढ़ा कि जो पोस्ट डिक्रीमेंट है ये किस तरह काम करता है। और अब आखिर में हमने पढ़ा प्री डिक्रीमेंट वाले ऑपरेटर के बारे में कि ये किस तरह से काम करता है। तो बस आज का लेक्चर यही तक था। अच्छा, एक और चीज हमने सीखी कि जनरली सी प्लस प्लस में हमें अगर कोई ट्रू वैल्यू है तो वो 1 रिटर्न करता है, उसकी जगह अगर कोई फॉल्स वैल्यू आनी है तो हमें 0 रिटर्न करता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें तो ट्रू ही नजर आए या फिर हमें तो फॉल्स ही नजर आए, हमें 0 और 1 नहीं चाहिए, तो फिर आपको ऊपर यानी अगर आप इसको यहीं पर कर दें, बिल्कुल ये जो मेन फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है यहीं पर कर दें तो बेहतर है। अगर यहाँ पर नहीं करना तो जहाँ पर आपका जो आउटपुट है वो फिर ट्रू या फॉल्स आना है, तो वही बूल अल्फा, ठीक है। बूल नाम से या बूल नाम को देखकर ही पता चलता है कि ये बूलियन से इसका रिलेशन होगा, ठीक है। जब आप सी आउट करेंगे बूल अल्फा को तो फिर अगर कोई ट्रू वैल्यू आनी है तो आपको ट्रू ही दिखाई देगा आउटपुट में, अगर कोई फॉल्स वैल्यू आनी है तो आपको फॉल्स ही देखेगा आउटपुट में। तो बस यही तक था आज का हमारा लेक्चर। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।